हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्रो ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये काल जो है तीन काल में बांटे गए हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए एक एक करके हम इन कालों को देखेंगे। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, जिसका अध्ययन किया था 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा। ठीक, तो जब पत्थर के प्रयोग की बात आती है तो सबसे पहले पुरापाषाण काल में हुआ था पत्थर का प्रयोग। आग की खोज की बात करें हम तो भी पुरापाषाण काल में हुई थी आग की खोज, जिसके साक्ष्य मिलते हैं चीन की गुफा से। यहाँ के लोग थे जो सबसे पहले जो लोग थे वो कच्चा मांस खाते थे। ठीक, इन्हें शिकार करने का भी पूरा ज्ञान नहीं था, आधा अधूरा ज्ञान था, जैसे कि कहीं भी कोई जानवर मार लिया और उसे ही खा लिया। फिर धीरे धीरे इनमें डेवलपमेंट हुआ। कहीं अचानक से आग लग गई और जिस आग में कोई जानवर था वो जल गया, तो इन्होंने उस जले हुए जानवर को खा के देखा, तो इन्हें पता चला कि इसका टेस्ट कुछ अलग है। तो धीरे धीरे इनमें ऐसे डेवलपमेंट हुआ, तो ये जला के बाद में खाने लगे। अभी ये पुरापाषाण काल में कच्चा मांस खाते हैं और इन्हें शिकार करने का भी अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह से शिकार करते हैं। ठीक, तो इसके बाद आएगा फिर मध्यपाषाण काल। अब मध्यपाषाण काल का अध्ययन किया था C.L. कोलाई द्वारा 1867 में। इसका दूसरे नाम की बात करें तो इसे लघु पाषाण काल कहते हैं, जो कि मध्यपाषाण काल का ही दूसरा नाम है। और मध्यपाषाण काल में आते आते लोग इतने डेवलप हो गए थे कि इन्हें शिकार करने का पूरा ज्ञान हो गया था कि कैसे जानवरों का हम शिकार कर सकते हैं, किस तरह से इन्हें मार सकते हैं आदि। तो ये जानवरों के शिकार के लिए तीर कमान का प्रयोग करते थे, और नुकीले पत्थर कर लिया करते थे जिनसे वो जानवर को मार सकें, शिकार कर सकें, ऐसे कर लेते थे। और इन लोगों को पशुपालन का भी ज्ञान हो गया था कि हम इन पशुओं को पाल सकते हैं, तो ये हमें खाने के लिए देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। आदमगढ़ MP में है जहाँ से हमें जानवरों को पालने के साक्ष्य मिलते हैं, और बाजौर राजस्थान में है, यहाँ से पालतू पशुओं के साक्ष्य मिलते हैं जैसे कि कुत्ता। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, ये पॉइंट ऐसे हैं, मैं टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ, जिसमें से एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। जैसे कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आंसर नवपाषाण काल में। ठीक, सबसे ज़्यादा छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग इन्होंने किया था नवपाषाण काल में। तावे की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। कृषि की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी। यह पूजा पाठ करने भी इसी काल में लगे थे लोग, पहले ये पूजा पाठ नहीं जानते थे। ठीक, तो पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल देखते हैं कौन कौन से थे। तो पहला है कोलिडवा, जो प्रयागराज में पड़ता है, और धान की भूसी के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले थे, कृषि के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे। ठीक है, फिर है सेकंड है मेहरगढ़, जो कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, और कृषि के साक्ष्य मिले थे यहाँ से। नंबर 3 पे बात करेंगे हथनोरा, ये भी MP में है, यहाँ से हमें मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। नंबर 4 भीमबेटका, ये भी MP में है, यहाँ से चित्रकला के साक्ष्य मिले थे। जो लोग थे वो चित्रकला भी बनाते थे थोड़ी बहुत। नंबर 5 पे मिर्ज़ापुर, जो कि UP में है, यहाँ से औजारों के साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो अब आती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के हम अन्य नामों की बात करें, इसे और किस किस नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के इंटरव्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे एग्ज़ाम में ये सब नाम पूछे भी जाते हैं। तो सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता,
पाक हड़प्पन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इन सब नामों से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी और कहाँ से मिली थी? तो 1826 में चार्ल्स मैनसियर द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसमें से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। और इसका सर्वेक्षण किया था 1855 में एक अध्ययन द्वारा। ठीक, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि 1921 में की थी रावी नदी के किनारे। और इन्हीं के जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो कि 1922 में हुई थी सिंधु नदी के किनारे। ठीक, अगर क्वेश्चन आए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा रावी नदी के किनारे। और अगर मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो होगा सिंधु नदी के किनारे। फिर इसके नामकरण की बात आती है, तो नामकरण हुआ था अधिकतर स्थल जो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे उन्हें सिंधु सभ्यता का नाम दे दिया गया। और पहला नगर खोजा गया था वो था हड़प्पा, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1921 में खोजा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की। तो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, इसकी खोज तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी रावी नदी के किनारे, जो अभी अभी बताया है। जानकारी मिलती है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति में। इसके मुख्य केंद्र बिंदु हैं पंजाब और सिंध। ठीक, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से पेपर फंस जाता है। जो मेन पॉइंट है मैंने सारे कवर किए हैं, इसमें से आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। इसका विस्तार की बात करें तो ये 13 लाख किलोमीटर था। वर्ग किलोमीटर में बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इसमें जो राज्य फैले हुए थे, कहाँ तक ये फैला हुआ था, तो उत्तर में था मांडा, दक्षिण में था दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में था सुतकांगेडोर और पूरब में था आलमगिरी जो कि मेरठ में है। ये हिंडन नदी के किनारे था। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 में खोजा गया था। ठीक, अब सिंधु घाटी की सभ्यता के आकार की बात की जाए तो ये था त्रिभुजाकार और इसका विस्तार था उत्तर से दक्षिण तक था 1600 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक था उत्तर से दक्षिण तक था 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक था 1600 किलोमीटर। ठीक, तो इसके सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल बताते हैं वो 1931 में जॉन मार्शल द्वारा बताया गया था 3250 से 2750 BC तक, जो कि इसे गलत बताते हैं, मान्य नहीं है ये। और बहुत लोग बताते हैं 1350 से 1750 तक, जो कि ये भी गलत है। तो हम चलेंगे NCERT के हिसाब से। ठीक, तो NCERT में जो इसका पीरियड दे रखा है वो दे रखा है 2500 से 1700 BC तक, तो हम इसे ही सही मान के चलेंगे और आयोग ने भी इसी को ठीक माना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो बात की जाए तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, नालियाँ ढकी हुई रहती थीं। देखिए पुराने ज़माने में भी कितने सभ्य लोग थे, इतनी तो आज के ज़माने में भी वो नहीं है जितनी कि पहले थी। देखो नालियाँ ढकी रहती थीं, घर एक लाइन में बने रहते थे, जल की निकासी प्रणाली अच्छी थी जिसके साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं। खिड़कियाँ मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलती थीं, घर भी 2 मंजिल बने होते थे और ये मात्र ऋणात्मक सभ्यता थी, जिसका मतलब है घर की मुखिया माता होती थी। ठीक है,
और यहाँ पूजा की बात की जाए तो भगवान पशुपति की पूजा की जाती थी, एक सींग वाले गैंडे की जाती थी। और लिपि यहाँ की जो समझने की लिपि थी, एक दूसरे के साथ अपने विचार शेयर करने की लिपि थी, वो भावात्मक थी और चित्रात्मक थी। एक दूसरे के अपने हाथ पैरों से भावों को स्पष्ट करते हैं, तो वो वाली लिपि थी यहाँ। और जो चित्र बना के एक दूसरे को समझाते हैं, वो भी थी। जो ये लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इसमें चिन्ह थे 64 अक्षर, जो सबसे ज़्यादा उसमें था मछली यू के आकार का। स्थल थे 2800। ठीक है, तो मैं आज इतनी वीडियो रहने देती हूँ और आपके सामने जल्दी पेश होंगी एक नई वीडियो के साथ। गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।